नमस्कार, मैं मेघा सिंह स्वागत करती हूं आपका न्यूज़ 18 के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। आज हमारे साथ एक ऐसे व्यक्ति मौजूद है जिन्होंने सिर्फ कंटेंट नहीं बनाया, लोगों की मदद की। अपने सोशल मीडिया प्रोफाइल पर उन्होंने ऐसे लोगों की मदद की, ऐसे लोगों से वो जुड़े जिन्हें सच में मदद की ज़रूरत थी और हेल्प बाय गॉड के नाम से उनका ये प्लेटफॉर्म है। और आज उनके इसी कंटेंट की वजह से कई सारे लोग 10 मिलियंस फॉलोअर्स उनके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर है और ये जर्नी काफ़ी लंबी रही है। तो उनसे जानेंगे कि उनकी शुरुआत कैसे हुई, कैसे लोगों से मदद करने की वो प्रेरणा मिली उन्हें कि लोगों की हेल्प की जाए और आज इतना लंबा सफ़र तय कर 10 मिलियन फॉलोअर्स तक वो कैसे पहुँचे हैं। इन सभी मुद्दों पर चर्चा होगी। हमारे साथ संजय कुमार जुड़ चुके हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो सर, सबसे पहले तो यही शुरुआत करते हैं कि आपने शुरू कहाँ से किया कि कैसे किसी की हेल्प करनी है, मुझे ये फीलिंग कहाँ से आई कि मुझे मदद करनी है लोगों की। मैं रहने वाला अलीगढ़ का हूँ और अलीगढ़ के अंदर मेरा छोटा सा गांव पड़ता है करेला गोरवा। वहाँ पर मेरा जन्म हुआ था और वहाँ से ही मैंने अपनी ज़िंदगी की शुरुआत करी है। तो सबसे पहले बात आती है मेरे घर की। मेरे घर में मेरे पापा थे, वो एक्सपायर हो गए थे, बचपन में छोड़ के चले गए थे। मेरी मम्मी थी, वो किसानों के खेत में काम करती थी जहाँ पर उन्हें 2 से 250 रुपये मिलता था। और उस चीज़ को देखकर मैंने अपने घर में, मेरे घर में ना तो खाने के लिए राशन होता था, कभी कभी मैं स्कूल से आता था तो देखा था, तो दोपहर की छुट्टी करके आते थे तो देखा था घर में खाना भी नहीं बचता था। तो हमको एक वो होती है ना गांव में घिसने वाली चटनी की, तो हम लाल मिर्च निकालते थे और वो घिस घिस के हम अपना पेट भरते थे। कभी कभी रोटियां भी नहीं मिलती थी। तो वहाँ से मैंने शुरुआत करी थी। मैं ना 10th तक पढ़ा था और 10th के बाद मेरे घर वालों ने बोला कि 12th कर ले। 12th करने के लिए मेरे पास न तो पैसा था और न ही मेरे पास टाइम था और न ही घर वालों के पास पैसा था। अब मैं घर वालों से बोलता था कि मेरे को इतना रुपया चाहिए, तो घर वाले मम्मी साहब मना कर देंगे, मेरे पास 100 रुपये पड़े, 50 रुपये पड़े, जिससे मेरी स्कूल की ना तो फीस भरी जाती, ना ही कुछ खा पाता मैं और ना ही मेरे किताब आती थी। मैंने उस चीज़ को देखकर मैंने ठाना था कि मैं कुछ ना कुछ करूँगा ज़रूर बड़ा होके। तो यही चीज़ देखते देखते काफ़ी दिन बीत गए थे। घर में बहुत सारी चीज़ों की प्रॉब्लम आई थी। मेरा छोटा सा घर था जिसमें एक कमरा बन रहा था और उस कमरे में कभी कभी तो सांप भी निकल आता था, कभी कभी बिच्छू भी निकल आते थे। उस चीज़ को देखकर है ना मैं ना बहुत परेशान रहता था। और उससे पहले मेरी 4 बहन थी। 4 बहन मेरी जवान थी और उनकी शादी के लिए मेरे घर में पैसा भी नहीं था। तो वो भी हम झेले थे कि हम बहनों की शादी कैसे करें। तो मैंने सोचा था कि मैं ना यहाँ से निकल के जाऊँ और मैं यहाँ से निकल के अपने घर से अचानक ही अपनी मम्मी से लड़के मैं अचानक ही दिल्ली आ गया। दिल्ली में पहली बार आया था। दिल्ली में आके मैंने जो देखा था, तो मैंने कपड़े लेके मैं ना लोगों के बीच में सो गया। वहाँ पर मैं सो रहा हूँ आराम से। मेरे में इतनी अकल नहीं थी कि कौन कैसा इंसान है। मैं वहाँ पे बीच में सो के, तो मेरे को एक भाई आते हैं जिन्होंने कुर्ता पजामा, ये मेरी ज़िंदगी की सच्चाई है। और ये सच्चाई से कोई ये ना बोले कि मैं किसी पर आरोप लगा रहा हूँ या कुछ उसके बारे में गलत बोल रहा हूँ। जो मेरी ज़िंदगी में हुआ वो मैं सच्चाई बोल रहा हूँ। इस प्लेटफॉर्म पर मेरे पास आके बोलते हैं कि बेटा, उठाया मेरे को, मैं उठ गया, कि यहाँ पे क्या करने आए हो आप, कुछ खाओगे? मैंने कि नहीं सर, मैं लेट रहा हूँ। कि कुछ खाना है? मैंने कि नहीं खाना। कि अच्छा ये बताओ आप करने क्या आए हो यहाँ पर? मैंने कि सर यहाँ पर आया हूँ मैं काम करने। कि अच्छा काम करने आए हो आप? हाँ। कि अच्छा काम करोगे? मैंने कि हाँ सर, मुझे जैसा भी काम मिलेगा मैं कर लूँगा, क्योंकि मेरे में एक उमंग थी, एक एनर्जी थी कि मैं ना यहाँ पे आके पैसा कमाऊँ, चाहे वो कैसा भी काम सही। मैंने कि ठीक है। उन्होंने मेरे को बोला था कि मैं आपको लेके चलूँगा, तो आप मेरे साथ चलोगे? मैंने कि आप कहाँ लेके चलोगे? अब वो मुझे लेके चल दिए। कह रहे बेटा आराम से बैठ जाना, मैं आपको बच्चों से मिलवाऊँगा, आप सुबह। उन्होंने एक वो विश्वास दिया कि वो ही मेरे सब कुछ हैं। मैंने कि ठीक है सर, कोई बात नहीं, आप मेरे को लेके चलो। मैं चलता गया। वो मुझे लेके गए थे एक दरियागंज, जो मुझे बाद में याद आया था कि ये उस जगह पे आया था जब मैं दिल्ली में रहने लग गया। मुझे उस चीज़ का ये भी नहीं पता था कि वो दरियागंज थी क्या थी। एक दरियागंज एक गोलचा पड़ता है, वहाँ से उन्होंने ऑटो मोड़ के अंदर लेके गए। अंदर लेके गए तो मैंने कि ठीक है। वहाँ पे बहुत सारी लाइटें लग रही थी और वहाँ पे बहुत सारी बाइकें खड़ी थी। वहाँ पे उन्होंने अपना ऑटो लगाया। रात का समय था, मुझे लग रहा है 12-1 बज रहा होगा। तो वहाँ पे उन्होंने ऑटो लगा के मेरे को बोलते हैं चलो मेरे साथ। मैं चल दिया। अब मैं चल दिया तो दूसरी मंजिल पर एक छोटा सा रूम था। अब उन्होंने गले माल पकड़ के मेरे को बैठाया था ना, मेरे को मन में आ गया कि मैं इन्होंने किडनैप कर लिया। अब मेरे बस की बात नहीं है। तो मैंने उनसे एक आइडिया निकाला अपने दिमाग से कि मैं पेशाब के बहाने यहाँ से जाता हूँ
और क्या पता पेशाब के बहाने से मैं बाहर से ही निकल जाऊंगा। तो मैंने उनको बोला था कि आप मेरे को ना पेशाब के लिए भेज दो, मैं पेशाब करना चाहता हूँ, मुझे पेशाब लग रही है बहुत तेज, मुझे जाने दो। कि नहीं पेशाब नहीं करोगे, यहीं बैठ जाओ, यहीं करा दूंगा, रुक जाओ। मैंने कि मुझे जाने दो, मैं जाना चाहता हूँ, मुझे पेशाब करने दो, मैं नीचे से आ जाऊँगा ऊपर। तो उन्होंने नहीं माना, उन्होंने मेरा गलेमान पकड़ के मुझ में मार दिया थप्पड़। और एक साइड में रखी थी बोतल उठा के उन्होंने बोला था कि मेरे को कि ये बोतल पकड़ो, इसमें पेशाब करो, कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं, यहीं कर लो पेशाब। मैंने कि ये कौन सी बात हुई आपकी, मुझे तो पेशाब नीचे जाना, मैं क्यों बोतल में करूँ। कि आप मानो नहीं, उन्होंने मेरे ना मोही में थाप मारी इधर से उधर से, मैं ना घबरा गया पूरा। मैंने उनको ये बोला था कि आप जो कर रहे हो वो गलत कर रहे हो। मेरे घर में मेरी माँ है, वो इस आस लगा के बैठी है कि मैं एक बेटा होके मैं कब कमा के उन्हें खिलाऊं, तो प्लीज़ आप मेरे को छोड़ दो, मैं आपसे भीख मांगता हूं। मैंने उनके ना, उन्होंने कुछ नहीं सुना था, उन्होंने मेरे को मारना शुरू कर दिया। मैंने उनके ना पैरों के तलवे चाटे थे अपनी जीभ से, मुझे यकीन है कि मैंने अपने पैरों से तलवे चाटे थे। मैंने उनको बोला था मैं आपके तलवे चाटता हूँ, आप मेरे को छोड़ दो, मैं मर जाऊँगा, आप मेरे को मारो मत, क्योंकि मेरे घर में मेरी 4 बहनें हैं, मेरी माँ है, मेरे पापा है नहीं है, मैं ही कमाने वाला हूँ, मुझे छोड़ दो। उन्होंने बिल्कुल भी तरस नहीं खाया, उन्होंने मेरे को मारते गए। वही एक रूम के अंदर एक छोटा सा रूम था, मुझे पता नहीं था, उस पर पर्दा लग रहा था। उन्होंने वो पर्दा हटाया और उस पर दरवाज़ा लग रहा था, इतना ही टेबल के बराबर आपका दरवाज़ा होगा। उन्होंने दरवाज़ा खोला चाबी से और उसमें मेरे को घुस दिया। उसमें मैंने देखा था ना कि वो मंजर भगवान कभी किसी को ना दिखाए और नहीं कोई कभी देखने को मिले। उसमें देखा था कि बच्चे हैं ना ऐसे टंग रहे थे जैसे यहाँ पे एक, जैसे मटन की दुकान पर मटन टंगे होते हैं, मुर्गे की दुकान में मुर्गे लगे होते हैं, ऐसे टंग रहे थे। अब मेरे को बोलते हैं, वहाँ पे ऐसे टेबल पर तलवारें चाकू रखे थे, अब मेरे को बोलते हैं कि अब तेरे को यहाँ पे काटूंगा, अब तू टेंशन मत ले। मगर मैंने ये देख के ना, वो मंजर देख के कि यहाँ पे इतने सारे बच्चे कटे पड़े, मैंने कि अब तो 100% मेरी मृत्यु होगी, अब तो मैं बचूंगा नहीं। मगर फिर भी एक दिल ने नहीं माना, जिद करनी शुरू कर दी। एक रो के मैंने उनसे बहुत कुछ रोया, मेरी आंखों से, मेरी नाक से, मेरे मुंह से, सब जगह से मेरे से लार सब कुछ निकल रहा था। मैं इतना घबरा हुआ था, मैंने कि भाई मुझे माफ़ कर दो, प्लीज़ मुझे जाने दो। अब मैं, जो बंदा मेरे को लेके गया, मैं उसको भी धन्यवाद करता हूँ, उसने मेरे पास तरस खाया। उसने मेरे गलेमान पकड़ के और खिड़की खोल के ना मेरे को बाहर फेंक दिया। अब बाहर फेंक दिया तो ऊपर से जो सीढ़ियाँ होती है ना, उससे मैं लटकते ना मैं नीचे की साइड आ गया और एक पैर से मेरा निकल गई चप्पल। अब मैं अंधेरे में उन चप्पलों को देखूं कि यार ये क्या हो रहा है मेरे साथ। चप्पल में ऐसे देखूं तो मेरे को ऐसे ही हाथ में से पन्नी हट गई और मेरी चप्पल गायब। अब मैं ऐसे तड़प के ऐसे देखूं, अब मैं उस चीज़ को देख के मेरे हाथ में चप्पल और पन्नी मिल गई और मैं वहाँ से एक उन्हें को उठा के मैं ऐसे भागा, मैंने पीछे मुड़ के नहीं देखा। जब मैं वहाँ से देख रहा कि लेफ़्ट राइट मुझे किधर मुड़ना, मुझे नहीं पता था कि मैं किधर से आया था। और ये चीज़ देख के ना मैं सीधा चला गया। वहाँ मंडी पर आके मैंने देखा कि यहाँ पर पुलिस वाले खड़े हैं बैरियर लगा के, आराम से 4-5 पुलिस वाले बैरियर पर खड़े थे। जब मैं भगते हुए आ रहा हूँ तो वो पुलिस वालों ने मेरे को देख लिया। अब वो मेरे पास आए, जब मैं उनके पैरों के नीचे गिर गया कि मुझे बचा लो प्लीज़, मैं रो रहा उनसे, बस मुझे बचा लो, वो मेरे पीछे आ रहा है, मुझे पकड़ के मार देगा। वो पुलिस वालों ने मेरे को हौसला दिया कि आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, अब आप यहाँ से कहीं नहीं जाओगे, आप यहीं रहो, अब हमारे पास आओगे। सही रहा, आप बच के आ गए, नहीं तो वहाँ से बचना नामुमकिन था। तो संजय जी, आपका जो पहला ही एक्सपीरियंस इतना बुरा रहा, इतना भयानक रहा, तो इसके बाद हेल्प बाय गॉड वो कहाँ, वो जर्नी कैसे शुरू हुई वहाँ से कि मदद करनी है मुझे, जब आपके साथ ही इतना गलत हो रहा? अब ये चीज़ थी कि मेरे रिश्तेदारी में जहाँ पर मैं आया था काम करने के लिए, तो उन्होंने बोला था कि हमारा ना ऑटो हमारे पास, आप यहाँ पर ऑटो चला लो और झाड़ी इसकी हमें दे देना, आधी झाड़ी आप रख लेना। अब ऑटो चलाते चलाते मैं ना ऑटो में अच्छा पैसा कमा लेता था, मैं 2000 रुपये पर डे का आराम से कमा लेता था। तो पैसेंजर भी मिलते थे, तो कुछ पैसेंजर मेरे को ये भी कहते थे कि आप अपना करियर ख़राब मत करो, आप पढ़ाई करो, आगे बढ़ो, मॉडलिंग करो, ये करो। मगर इस चीज़ का मैंने कोई दिमाग पर लोड नहीं लिया था। मगर जब मैं ऑटो चलाता था, जब मैं आगे बढ़ता गया, जब मेरे मन में कोई विचार नहीं था कि मैं गरीबों की मदद करूँगा आगे, क्योंकि पहले तो मेरे अपने पेट के ही लाले पड़ रहे थे, क्योंकि मुझे अपना पेट भरना है। तो ये चीज़ मैं पैसा हौले हौले कमाते गया, अपने घर पर सेविंग करी, कुछ पैसा दिया। उसके अलावा मैंने अपना एक ऑटो ख़रीदा। अपना ऑटो ख़रीद के जब मैंने ऑटो चलाना शुरू करा, तो शुरू करने के बाद मैंने ऑटो ले लिया 5 लाख का।
अपने पैसों से, अपनी मेहनत के पैसों से। मैंने एक फ़ोन लिया आईफोन 13, वो आया था 81,000 रुपये का। अब वो मैंने कैश में ले लिया। अब हमारे घर में हमारे चाचा जी थे, वो हमारे साथ जॉइंट में रहते थे, जॉइंट फैमिली। अब हमने 81,000 रुपये का फ़ोन लिया, तो हमारे घर में तो वैसे ही परेशानी है। तो हमारे चाचा जी बोलते हैं कि आपका लड़का बड़े बड़े शौक कर रहा है और इसको हम आपसे अलग होते हैं। तो हमारे चाचा जी ने अपना चूल्हा अलग कर लिया, हम दोनों फैमिली जो टूट गए। अब हमारी मम्मी हमसे कहती हैं कि वो तो अलग हो गए, अब हमारे जान तू भी मर गया और मैं तेरे जान मर गई, मेरी कोख लजा दी तूने पैदा होके। अब सुननी पड़ी। तो मैंने मम्मी को एक ही बात बोली थी कि मैं अब आपको 6 महीने तक पैसा नहीं दूंगा कोई कमा के। मम्मी कह रही तू ज़िंदगी मत दे, हमें तेरे पैसा की ज़रूरत नहीं है। मैंने कही ठीक है। अब मम्मी से मैंने 6 महीना लगातार बात नहीं करी थी। अब यहाँ से मैंने अपनी ज़िंदगी की शुरुआत करी थी। यहाँ से मैंने अपना सोचा था कि मेरे पास फ़ोन तो हो गया है, मैं सोच रहा हूँ कि मैं ना गरीबों की मदद करूँ इसमें थोड़े थोड़े पैसों से। तो मैंने जैसे मैं जाते ही किसी को पानी की बोतल, किसी को 2 पराठे दे दिए और पानी की बोतल दे दी, तो मैं उसकी वीडियो शूट कर लेता था ऐसे ही। अब मैं उसकी वीडियो शूट कर लेता, सोशल मीडिया पे मेरी वीडियो है ना एक्चुअली व्यूज़ आने लग गए। मुझको ना तो इंस्टाग्राम का पता था ना यूट्यूब का पता था कैसे क्या होता है। मगर एक आईडी बनाई थी और वो आईडी से मैं वीडियो डालता गया रैंडम ऐसे ही, जाते ही, कोई एडिटिंग नहीं, कोई कुछ नहीं, जाते ही खाना दिया और अपना वो हो गया। अब मेरे व्यूज़ आने लग गए। तो एक वीडियो बनाई थी, मैं ऑटो चला रहा था, एक सरिया भरा रिक्शा एक पुल के साइड खड़ा था और वो इस इंतजार में ऐसे हाथ दे रहा था कि मेरी कोई मदद करे, धक्का लगाए। मगर वहाँ पे बहुत सारे लोग जा रहे थे मगर किसी की कोई हिम्मत नहीं पड़ रही थी। तो मेरे पीछे एक पैसेंजर बैठा था, निजामुद्दीन से मैंने बैठाया था आनंद विहार के लिए। मैंने कि आप मेरा फ़ोन पकड़ो, एक वीडियो शूट कर लेना, मैं इनकी मदद करूँगा। अब वही वीडियो मैंने उनको कैमरा दे के मैंने उनके लात मारना शुरू कर दिया, पीछे से लगाते ना, ऑटो चलाया, लात लगा दी मैंने। अब वो वीडियो मैंने बनाई। अब वो वीडियो मेरी 70-80 मिलियन गई थी इंस्टाग्राम पर। अब उस वीडियो ने मेरा करियर ऐसा सेट करा था कि जो उस रिक्शे वाले की इमोशनल थी ना, दुआएं थी, वो मेरे को छू गई और ऑडियंस को छू गई। वही वीडियो से मैं आगे बढ़ गया। फिर मैंने शुरुआत करा कि यही मेरा करियर है, यही मेरा सब कुछ है। मैंने 6 महीने लगातार लोगों की मदद करी, दबा के खूब मदद करता गया। 100 रुपये, किसी को चप्पल नहीं, किसी बच्चे के रेड लाइट पे कोई बच्चा बगैर चप्पल के, तो मैं सोचता था कि दोबारा पैसेंजर लेके आऊँगा तो ये बच्चा यही मिलेगा, इसके पैरों में चप्पल दे दूँगा। तो मैं दुकान पर जाता था, 40-50 की चप्पल आया, पहना दी, वो वीडियो शूट कर ली। किसी के बहन के सर पर या किसी बच्चे के साथ दुपट्टा नहीं है, तो मैं सोचता था इसके लिए 70-80 रुपये का दुपट्टा लाऊंगा, इसको पहना दूंगा तो मैं वीडियो बना लूँगा, तो एक अच्छा रहेगा। तो वो चीज़ देखते देखते ना मैं आगे बढ़ता गया तो मैं यहाँ तक पहुँच गया। ये चीज़ एक जो लोग गरीबों के साथ खाना नहीं खाते बैठ के, लोगों को गरीबों को देखकर पसंद नहीं करते, मैंने हिंदुस्तान के अंदर वो चीज़ दी थी जब मैं आगे बढ़ता गया। आपने देखा होगा डॉगी है जी, सबसे ज्यादा व्यूज आपके उसी पे है। नहीं, डॉग उससे हटके नहीं, और व्यूज नीचे पड़ी हैं जो 200 250 मिलियन की वीडियो, वो तो मैंने पिन कर रखी है। बाकी मैंने कंटेंट दिया, एक कंटेंट मतलब जो होता है कि डॉगियों की सेवा करो, ऐसे दफनाओ, ऐसा नहीं कि आपने पाला उसे फेंक दिया। एक वीडियो बना के मैंने एक जरिया दिया कि ऐसे करके आप कर सकते हो। तो लोगों ने बहुत कॉपी करी, यहाँ नहीं वर्ल्ड में भी कॉपी करी लोगों ने मेरी वीडियो की। लोग मुझे टैग भी करते थे बहुत सारे, जैसे इधर तुम्हारा बहुत सारे देश में, जैसे जर्मनी, ऐसे बहुत सारे देश हैं जो मेरे को टैग कर करके वीडियो डालते थे कुत्तों की ऐसे। फिर मैंने फिश पर एक वीडियो बनाई थी, मतलब फिर मैंने एक वीडियो ऐसे ही वीडियो बहुत सारी बनाई थी, जैसे कि कोई गंदा आदमी है जिसके बाल बहुत सारा बड़े बड़े हैं, जो लोग उन्हें देख के ना ऐसे कर देते कि जाओ कुछ नहीं है तुम्हारा, वो पागलपंती में उनके बाल कटिंग करना, उनको दूध से नहलाना, उनको फूलों से नहलाना, उनकी आरती करना, उनको एक सम्मान देना है कि हम उनके साथ बैठ के खाना खाना। वो चीज़ मैंने सोशल मीडिया पर डाली, लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आई। और बहुत लोगों को मैंने आश्रम के अंदर भेजा जो कि बेघर थे, जो बिल्कुल परेशान थे, कपड़े लत्ते पहना के उनको मैंने आश्रम में प्रवेश करा, जिससे वीडियो वायरल होते ही वो लोग अपने बच्चों, अपने भाई को, अपने पिता को यहाँ से मेरे पास से लेके गए थे। अच्छा संजय जी, हेल्प बाय गॉड ये नाम कहाँ से आपको सूझा कि ये नाम रखूंगा, हेल्प बाय संजय नहीं या फिर हेल्प टू द पीपल नहीं, हेल्प बाय गॉड ये नाम कहाँ से आया? ये हेल्प बाय गॉड नाम है ना, मेरे भांजे ने दिया था। मेरा आईडी का नाम था डू नॉट शो ऑफ,
जो पहली वीडियो बनाता था। अच्छा। वो मुझे भाया नहीं, तो उसने मेरे को आईडी का नाम बताया हेल्प बाय गॉड। तो उस हेल्प बाय गॉड से वो आज तक मेरा हेल्प बाय गॉड प्रसिद्ध है। आज आप सर्च मारोगे तो हेल्प बाय गॉड के नाम से कितने आपको पेज आ जाएंगे। और ऐसा कोई सिचुएशन हुआ है संजय जी जब आपको ऐसा लगा हो गई किसी की मदद करके कि यार ये एक जहन में रह गया हो, वो हेल्प की, ये काम मैंने बहुत अच्छा किया है, इसकी मदद बहुत ज़रूरी थी और वो मैंने किया है? हाँ, ऐसा कोई एक ऐसे मैंने बहुत करे हैं। जैसे कोई कोई एक दीदी थी, और यहीं एक मयूरवार बढ़ता है दिल्ली के अंदर, जंगल है, जंगल के अंदर है ना एक पुलिया थी। पुलिया के अंदर है ना वो कपड़े लेके अपने, और वो वहाँ पर ही रह रही थी। मैं वहाँ पर सर्दियों के मौसम में कपड़े बांटने गया था, देखा तो वो एक पुलिया के अंदर पड़ी थी। मैंने सोचा था कि ये लेडीज यहाँ पर पड़ी है, तो मैंने उनसे बात करी तो उन्होंने बदतमीजी कर दी मेरे साथ। वो तो भाई माइंड से बेकार थी, तो वो तो करेंगी। अब मैंने दूसरे दिन प्लान बनाया कि क्या हम इनके लिए अच्छा कर सकते हैं। हमने प्लान बनाया कि हम इन्हें यहाँ से लेके एक लेडीज ला के हमने उनको वहाँ से निकाला। उनके बाल है ना बिल्कुल ऐसे हो रहे थे, फंसे पड़े थे। मुझे लगता है साल 2 साल तक वो नहाई नहीं थी, बदबू आ रही थी उनकी बॉडी से। वो चीज़ मैंने देखी थी, नाले उसमें पड़ी है पुलिया के अंदर। तो वहाँ से उनको निकाला, जबरन एक चेयर पर बिठाया, चारों तरफ से कपड़े लगा के उनको गर्म पानी से बड़े तरह से उनका बाल वाल काटे, अच्छे से नहला धुला के ना उनको खाना पीना खिलाया। और मैंने उनको है ना एक आश्रम में छोड़ा था। एक आश्रम में छोड़ने के बाद जब उनकी वीडियो वायरल हुई, तो आप जैसी उनकी 2 बेटियां थीं, पढ़ी लिखी बेटियां थीं, यहीं दिल्ली में रहती थी। जब मैंने वीडियो डाल के उन्होंने कांटेक्ट करा कि हमें ये मेरी माँ है। और जब मैं उन बेटियों को मिलने गया था, जब देखा था कि यार ये तो झूठ बोल रहे हैं, क्या पता इस लेडीज का ये मिसयूज नहीं कर दें। तो उन बेटियों ने अपनी माँ की फ़ोटो वीडियो साल 2 साल पहले की सब कुछ दी थी कि ये हम इनको हॉस्पिटल में लेके गए थे, वहाँ से ये हॉस्पिटल से भाग के रफा दफा हो गई थी। अच्छा। जब उस लेडीज को मैंने उन बेटियों को और उस बेटे को दिया था ना, वो पल मेरे लिए बहुत भयानक था कि वो उन बेटियों के आंखों से आंसू आ रहे थे, मेरे पैरों तक गिड़गिड़ा रहे थे। मगर वो चीज़ मदद करके ना बहुत प्रेरणा मिली कि उन्होंने बोला था कि हम आपका एहसान है ना जन्मों जन्म नहीं भूलेंगे। मगर ये मेरे लिए बहुत अच्छा पल था कि मैंने एक माँ को, बिछड़ी हुई माँ को उनके बच्चों से मिला दिया। वो मेरे लिए बहुत अच्छा पल था। अच्छा संजय जी, कभी ऐसा हुआ है कि आप किसी की मदद करने गए हों और आप खुद ही मुसीबत में फंस गए हों? ऐसा कभी हुआ है? देखो मुसीबत में तो ऐसा होता है ना कि देखो ऐसा बहुत मुसीबत मुश्किल हुई हो उसकी हाँ, मदद करने में। ऐसा होता है कि हम किसी के लिए 10 लोगों का खाना लेके गए। अब 10 लोगों का खाना और वहाँ पे जुड़ गए हमारे लिए 100 लोग। तो मुश्किल समय तो इसलिए होगा कि जब 10 लोगों का खाना लेके गए वहाँ पे 100 लोगों, तो वो तो खाना बिखरेगा ही। तो हमारा खाना बहुत सारा ऐसे भी बेकार हुआ है। अच्छा, और ऐसा कभी हुआ है कि आप आइडेंटिफाई कैसे करते हैं कि अच्छा इसको सही में हेल्प चाहिए? क्योंकि आजकल लोग बहुत डरे हुए हैं, बहुत सोच समझ कर हेल्प करते हैं कि क्या पता ये सही में इसको हेल्प चाहिए या फिर ये हमें ठग रहा है या फिर हमें बेवकूफ़ बना रहा है। तो ये बहुत बार ऐसा होता है कि सिग्नल के पास लोग ऐसे ही खड़े हो जाते हैं कि अरे मुझे 100 रुपये में जो घर जाना है, मेरे पास बस की टिकट नहीं है, और बाद में पता चलता है कि वो रोज़ का उनका वही काम है। तो आप आइडेंटिफाई कैसे करते हैं, उन लोगों को पहचानते कैसे हो कि हाँ इन्हें सच में मदद की ज़रूरत है या ये लोग फर्जी वारे कर रहे हैं या झूठा कुछ देखो नाटक कर रहे हैं? जब हमने मदद करना शुरू करा था ना, तो जब तो हमको लगता था कि हाँ सच में जैन मैन है, क्योंकि हम तो उनका हमें इतनी नॉलेज नहीं कि इनके पास चप्पल नहीं है, कपड़ा नहीं है, तो हम उनकी पूर्ति पूरी करते थे। अब जब हम मदद करते हैं तो हम पूरी फुल तरीके से जांच करके तब हम आगे की मदद करते हैं, कैसा इंसान सच में ज़रूरत है। जैसे मैंने अभी 5 लड़कियों की शादी कराई है, और ये प्रण मैंने 1000 लड़कियों का शादी कराने का लिया। अभी मैं 5 लड़कियों की शादी करा चुका हूँ। 2 लड़कियों की मैंने कन्नौज में शादी कराई है, 2 लड़कियों की मैंने यहाँ पर दिल्ली में झुग्गियों में शादी कराई है, 1 लड़की की मैंने वहाँ पर रोहिणी में शादी कराई है। ये शादी है ना, उनको सच में ज़रूरत है तभी हम शादी कराते हैं। दिख रहा है कि ये लड़की मतलब फर्जीवाड़ा हो रहा तो हम उनकी शादी नहीं कराते, हम पहले चेक कर लेते हैं। दूसरी बात यह कि जब हम किसी लड़की की शादी कराने जाते हैं ना, तो पहले हम उनके डॉक्यूमेंट चेक करते हैं, क्या सच में इनको 18 साल प्लस हैं या नहीं है। कभी कभी ऐसा होता है 70 साल की लड़की होती है, क्या पता हम शादी के चक्कर में खुद ही फंस जाएं, क्योंकि कानूनी जुर्म है। तो ये भी हम चेक करते हैं, सारी कुछ जाँच मिला के तभी हम आगे कदम मिलाते हैं। अच्छा, तो आगे चलकर ऐसा कभी हुआ है कि आप हेल्प करने गए हो और आप कोशिश भी कर रहे हो पूरी हेल्प करने की, लेकिन आपसे वो हेल्प हुई ना हो? ऐसा कोई सिचुएशन हुआ है कि आप चाहकर भी मदद नहीं कर पाए किसी की? नहीं, ऐसा तो
अभी तक हम मेरे ख्याल से हुआ नहीं है कि मतलब जैसे कि किसी को 100 रुपये की ज़रूरत सही, मेरी जेब में 50 रुपये पड़े हैं ना, तो भगवान कहीं ना कहीं से 50 रुपये देने वाला मेरे साथ भेज देता है। तो मैं इस चीज़ को वो नहीं मानूंगा कि अगर मुझे आज 10 लड़कियों की शादी करानी होगी ना, तो भगवान उनके लिए ना एक बंदा ऐसा भेजेगा, वो आते ही मेरे को बोलेगा जाओ मेरी तरफ से गिफ्ट है, कराओ शादी तुम। तो ऐसे बहुत मिलते हैं। और ऐसा कोई फ्रॉड मिला है जो आपने हेल्प करा दी हो उसकी, और कल होके पता चलो कि अरे उसने तो फ्रॉड किया था आपके साथ? हाँ बहुत, मतलब कोई एक ऐसा किस्सा जो आपको याद हो? देखो मैंने ना एक वीडियो बनाया था यहाँ पर अपना इधर की साइड, क्या कहते हैं, न्यू कोडली, सुना होगा आपने, न्यू कोडली पड़ता है फेस 3 के पास एक पुल है, वहाँ पे एक चाचा थे, बहुत परेशान थे, मतलब बहुत ज़्यादा, मतलब मक्खियाँ जो कहते हैं मक्खियाँ भिनक रही थी। ईद का समय था, 2-3 दिन बाद ईद थी। मैंने नाम पूछा उनका, तो एक वो मोमडन थे। तो मैंने सोचा कि अब ईद आने वाली है, तो मैं इनके साथ कुछ अच्छा करूं जो इनके फेस्टिवल पर अच्छा लगे। तो मैं ना उनके लिए कुर्ता पजामा बहुत सारी चीज़ें लेके आया, परफ्यूम लेके आया था, उनके लिए मशीन लेके आया था रोज़गार खुलवाने की, कि इनको यहाँ पे भीख नहीं मांगनी पड़े। तो उनके नाखून बहुत ज़्यादा बड़े बड़े हो रहे थे, मैंने उनके लिए नाखून काटे और कपड़े वपड़े दिलाए थे, उनको राशन भी दिया था। तो ये चीज़ मैंने वो वीडियो शूट करा था, और उनकी सच में उनको ज़रूरत थी और उनकी मदद करी थी मैंने। मोमडन वाले कपड़े पहना के ना बहुत सारे लोगों के, ये मैका सिंह, एक प्रीति चिल्टा, ऋतिक रोशन, और तुम्हारे ये एक बिग बॉस में एक बिहार की रहने वाली हैं, वो गई थी, उनका नाम मनीषा था, जो वो बिहार की हैं, बिग बॉस में गई थी। उन्होंने बहुत सारा प्यार दिया, कमेंट करे, बड़े बड़े सेलिब्रिटियों के कमेंट आए। मगर जब मैंने उनकी मदद करके बढ़िया तरह नहलाया धुलाया, फूलों से बरसात करी, दूध से नहलाया, लोगों को वो चीज़ पसंद आई, नए कपड़े नए जूते, जब मैंने उनकी मदद करी थी लोगों को बहुत ज़्यादा अच्छा लगा था। तो मैं ना उनकी मदद करके, जब दूसरे उनकी सब कुछ मदद करके जब मैंने वीडियो अपलोड करती, वीडियो चली गई वायरल। अब मैं दूसरे तीसरे दिन देखने गया था कि मैं अंकल को देख के आऊँ, क्या अंकल खुश हैं या फिर ऐसे ही हैं। देखा था वो उसी कपड़ों में, जो कपड़े उतारे थे उसी ढंग में, और बैठे अंकल, मेरे को बहुत बुरा लगा था। आपने पूछा नहीं कि आप वापस से क्यों ऐसे कर रहे हो? मैंने उनको पूछा था कि मैंने अंकल ये कैसे, तो उनके बराबर में एक उनका बेटा था जो गांजा फूक रहा था, उन्होंने बोला था ये मेरा बेटा करवाता है। अब जब मैंने उनके बेटे से पूछा था ना, तो उनका बेटा ने मेरे से लड़ने को आया था, बहुत बदतमीजी करी थी। वो चीज़ देख के ना मैं फिर भाग गया था, क्योंकि वो मेरे को मारने को आ रहा था, क्योंकि मैं आपने ये चीज़ वीडियो डाली कि हमने हेल्प की, लेकिन ये चीज़ें, हाँ मैंने डाली थी, वीडियो डाली थी। वो चीज़ देख कर है ना, जब मैंने उस बंदे का गलेमान पकड़ा था ना, जो ऐसे मैंने उस बंदे का गलेमान पकड़ा, तूने अपने बाप को ऐसे, जब बाप ने तेरे को पैदा कर दिया, सब कुछ कर दिया, अब तू जो खाने कमाने लायक होगा, तो अब तू अपने बाप को कमा के खिलाना, ऐसे कैसे फुटपाथ पर बिठा दिया दोबारा। जब मैं मदद करके आऊँ, तेरे को और चाहिए तो मैं पैसे दे देता तेरे को, ऐसे क्यों करा तूने, कि मैं तो ऐसे ही करूँगा। जब मैंने उसने मेरे बच्चों ने, मैंने उसका गलेमान पकड़ लिया ऐसे करके, मैंने कहा इसकी वीडियो बना लो एक बार। तो वो वीडियो ना, उस वीडियो से ना बहुत लोगों ने मेरे को ट्रोल करा था, क्योंकि उन्होंने पूरी सच्चाई तो सुनी नहीं थी। जो इसने बंदे ने वीडियो शूट करी थी, उसने वीडियो वो डाल दी कि देखो हेल्प बाय गॉड किसी गरीब आदमी को गलेमान पकड़ के मार रहा है। अच्छा। मगर उनको गलेमान पकड़ के मारा तो नहीं था, गलेमान पकड़ रखा था मैंने, क्योंकि वो मेरे में थप्पड़ मार देता तो मेरा क्या होता। मैंने इसलिए पकड़ा, तो मेरे को थप्पड़ मत मारो। तो वो चीज़ को लोगों को देखना चाहिए, कि पूरी सच्चाई देखनी चाहिए कि इसके पीछे क्या हुआ है। तो ये चीज़ मुझे बहुत बुरी लगी थी। अच्छा, अब शुरुआत जबकि उतने लोग फॉलो नहीं करते थे, उतनी चीज़ें नहीं थी, हाँ। लेकिन अब 10 मिलियन फॉलोअर्स बहुत बड़ी चीज़ होती है, और अब इतने सारे लोग हैं, तो क्या आप बहुत सोच समझकर चीज़ें करते हैं, बनाते हैं कंटेंट, या फिर अभी भी पहले जैसा ही हाल है कि जहां मन किया दिल किया करते? नहीं, अब तो ऐसा नहीं है। अब तो जब तो देखो भगवान ने पानी रोटी सब्जी लायक छोड़ा था, अब भगवान ने बहुत ऊपर पहुंचा दिया है। तो मैं सच में ज़रूरतमंदों की मदद करता हूँ। मैं सोचता हूँ किसी को 40-50 हज़ार रुपये की किसी की सच में ही मदद होनी है तो मैं उसको कर देता हूँ। किसी बहन की शादी करनी है तो मैं बड़ी बड़ी मदद के लिए भागता हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि मेरे पीछे जो लोग खड़े हैं ना वो बहुत सारा दे देंगे। तो मैं क्यों ना, छोटे लोग तो कर ही रहे, छोटे लोगों की मदद मैं चाहता हूँ कि बड़ी बड़ी मदद करूँ जिससे लोगों को अच्छा लगे। अच्छा, बरसात के टाइम में हमेशा देखा जाता है, असम हो जाए, गुजरात हो जाए, कई राज्यों में बाढ़ जैसे हालात होते हैं, बिहार में, तो वहाँ पर कोई ऐसा एक्सपीरियंस आपको याद हो बाढ़ वाले सिचुएशन में? मैं आपको बताऊं, मैं ना हर जगह, मथुरा में बाढ़ आई थी, मथुरा में मैं गया था, वहाँ पर है ना पहले पंजाब में बाढ़ आई थी, पंजाब बाढ़ आई थी तो मैं पंजाब में मदद करने गया था। फिर पंजाब मदद करने के बाद इतना
मतलब मदद हो गई पंजाब की। उसके बाद आई मथुरा में बाढ़, वहाँ पर कोई मदद करने नहीं जा रहा था, सारे ट्रैक्टर ट्रॉली ट्रक भर भर के ना पंजाब में जा रहे थे। जबकि सबसे अब पंजाब के बाद मदद थी यहाँ की, मथुरा की। अब मैंने यहाँ पे पंजाब से आके मथुरा में देखा था, तो मैंने वीडियो बना के डाला, सच्चाई दिखाई कि यहाँ पर आप लोग आओ मदद करो। वो वीडियो मेरी वायरल गई थी। वहाँ पर मैंने वीडियो बना के, तो वहाँ पे मेरा बैन कर दिया था। वहाँ पे मथुरा में ये बोला था कि ये वाला यूट्यूबर यहाँ पर आए तो इसको आने मत देना, क्योंकि मैंने वहाँ पर ज़मीनी स्तर से सच्चाई दिखाई थी कि अब आपको पंजाब में जरूरत नहीं है, यहाँ पे आपको यहाँ पे जरूरत है। मैंने वहाँ पे 50-60 हज़ार रुपये का राशन लेके गया था, वो मैंने भर के मैंने बांटा नाव से। वहाँ पे हर लोगों ने मेरे पे पाबंदी लगा दी थी कि ये बंदा गलत फेक न्यूज़ फैला रहा है। जबकि वहाँ की सच्चाई इतनी थी कि लोग है ना, लोगों के घर है ना डूबे पड़े थे। आप मेरी वीडियो देखना, लोगों में से बदबू आ रही थी लोगों के घरों में से। तो ये चीज़ है ना, लोग कोई दिखाता नहीं है। अभी आप ये बताइए कि आपकी आगे की क्या जर्नी है, क्या सोचा है आगे के बारे में? हमने देखो आगे के बारे में यही सोचा है कि अगर आप सबका प्यार और आशीर्वाद रहेगा ना, मैं ना आगे बहुत अच्छा काम करना चाहता हूँ। अभी ना हम ना पर डे का खाना स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें हम शुरुआत करेंगे 101 लोगों की, जहाँ पर ज़रूरतमंद लोग हैं उनको फ्री में खाना खिलाना। ये मैंने सोचा है, और ये जर्नी है ना हम 15 या 20 दिन में हम चालू कर देंगे। और अभी जो दिल्ली में प्रोटेस्ट हुआ था, वहाँ आप गए थे, वहाँ देखा था कैसा माहौल था? वहाँ मदद की किसी की आपने, या हाँ, आपको लगा कि मदद करना चाहिए वहाँ पर? दिल्ली में हमने मदद की थी, हम गए थे, मगर वहाँ पे ना एक चीज़ हमको गलत लगी थी। क्या? देखो, प्रोटेस्ट करो आपकी अच्छी बात है, आप किसी नेता के बारे में बोल रहे हो, वो बच्चों का भविष्य, बच्चा गलत बोल रहा है या सही बोल रहा है, वो उसके हक का मैटर, वो अपने आप देख लिया कानून क्या बोल रहा है, कौन हक के लिए लड़ रहा है। मगर वहाँ पे हमने एक चीज़ गलत लगा था, वहाँ पे ना जय श्री राम है, सीता जी हैं, श्री कृष्ण भगवान है। अरे एक बात हो, हमारे भगवान ने क्या बिगाड़ा? जहाँ भी प्रोटेस्ट होता है हमारे भगवान को क्यों लपेटा जाता है? अरे हमारे भगवान प्रोटेस्ट कराने आ रहे हैं आपके यहाँ। वहाँ पर मैंने जंतर मंत्र पर देखा तो भगवान श्री राम को गालियाँ दे रहे हैं, सीता जी को गालियाँ दे रहे हैं, कोई सीता जी के बारे में गलत बोल रहा था। अरे सीता जी ने और श्री राम ने आपका क्या बिगाड़ा है? हमारा हिंदू धर्म एक इतना अच्छा धर्म है कि किसी के बारे में गलत नहीं बोलता, मगर हमारे हिंदू है ना, हमारे धर्म को बदनाम करते हैं। चलिए संजय जी, एक लास्ट मैसेज जो आप अपने ऑडियंस को देना चाहें, हमारे ऑडियंस को देना चाहे, जेन ज़ी ऑडियंस को देना चाहे, हेल्प के नेचर को लेकर, या फिर हेल्प किस तरह से करनी चाहिए, क्या करनी चाहिए आपकी तरफ से, कोई एक एडवाइस? देखो, मैं तो यही कहना चाहूँगा कि जहाँ पर भी मदद करो, जहाँ पर भी ज़रूरत हो मदद की, सबसे पहले एक इंसानियत होती है। अगर आप इंसान हो तो सबसे पहले इंसानियत निभाओ। अगर आप कहीं पे भी जा रहे हो या किसी की मदद कर रहे हो या किसी की भी कहीं पे भी जा रहे हो, उसकी पहले तो छानबीन करो अच्छे तरीके से कि यार सच में ज़रूरतमंद है। क्योंकि आजकल है ना फेक ज़्यादा घूम रहे हैं। आप फेक लोगों की मदद ना करो, जेन्युइन लोगों की मदद करो, जांच करके कि सच में उसको मदद की ज़रूरत है, आपका पैसा कहीं गलत जगह पर यूज तो नहीं हो रहा। अच्छा संजय जी, पैसे से याद आया, मेरे ये जानना है कि आप जो इतने लोगों की मदद करते हैं उसकी फंडिंग कहाँ से आती है? आप अपने जेब से लगाते हो या और लोग आपको मदद करते हैं ताकि आप आगे और मदद कर सकें? देखो, सबसे पहली बात है कि जो पैसा आता है ना, लोगों से भी आता है, और जो हमारे प्रमोशन होते हैं, मैं एक वीडियो का 5-5, 6-6 लाख रुपए ले लेता हूँ। किसी का साबुन का एडवर्टाइजमेंट करना है, किसी के फ़ोन का एडवर्टाइजमेंट करना है, तो वहाँ से मेरे को सहारा मिलता है और वहाँ से मेरे को प्रमोशन मिलते हैं। मैं वहाँ से करता हूँ और वहीं से मैं लोगों की मदद करता हूँ। तो आपने ये जर्नी शुरुआत की, तो अब क्या हेल्प करने के लिए लोग पैसे लेते हैं? क्योंकि बहुत सारे आपको देखकर ही लोग, बहुत सारे ऐसे इन्फ्लुएंसर सामने आए हैं, तो क्या इन्फ्लुएंसर्स का क्या सीन रहता है? क्या वो पैसे लेते हैं कि अब मैं मदद करने के पैसे लूँगा या इस चीज़ के लिए कमीशन लूँगा, इस तरह की कोई चीज़ें हैं? देखो, मैं एक सच्चाई बता रहा हूँ, यहाँ पर हमारे हिंदुस्तान में बहुत सारे इन्फ्लुएंसर हैं जो हमारी कैटेगरी के भी आते हैं। कोई यहाँ पे दूध का धुला नहीं है, चाहे मैं सही चाहे कोई भी सही, कोई भी कितना ही बड़ा क्रिएटर सही चाहे कोई इन्फ्लुएंसर सही। आजकल लोग है ना, पहले अपनी जेब भरते हैं और आगे पहले फिर मदद करते हैं। और आजकल आपने देखा होगा कि जो लोग हैं ना, बहुत सारे लोग हैं कि आपने देखा होगा कि अगर सारे एनजीओ वाले चाहें ना, जितने भी हमारे हिंदुस्तान के एनजीओ वाले हैं, अगर वो चाहें ना तो कोई गरीब भूखा नहीं सोए, कोई भी गरीब ये नहीं तड़पे नहीं कि हमारे पास ये चीज़ नहीं है। देखो, इतनी इतनी बड़ी बड़ी फंडिंग आती है ना इनके पास, ये चाहे ना तो, अगर ये एनजीओ वाले चाहें तो हिंदुस्तान को ना सोने की चिड़िया फिर से बना देंगे। मगर आजकल है ना, लोग है ना ब्लैक का वाइट करते हैं। पैसा है ना, अगर कोई एक सरकार के पास, अब मैं बिजनेसमैन हूँ,
मेरे पास 10 करोड़ रुपए सरकार का टैक्स है, राइट, मेरे पास 10 करोड़ रुपए सरकार का टैक्स है, अब मुझे सरकार को भरना है 10 करोड़ रुपए, वो सरकार को नहीं भरेगा। सरकार गड्ढे में क्यों जाती है, क्यों महंगाई बढ़ रही है? अगर वही टैक्स वाला पैसा 10 करोड़ रुपए अगर वो सरकार को बढ़े तो सरकार बहुत अच्छे से लाभ लाए। वो क्या करते हैं कि 10 करोड़ रुपए का किसी एनजीओ वाले से कांटेक्ट करा, वहाँ से ब्लैक का वाइट करा, आधा पैसा उसका हुआ, आधा पैसा उसका हुआ, वो पैसा सब कुछ वाइट करके अपनी पॉकेट मनी में रख लेते, तो सरकार कहाँ जाएगी? सरकार जाएगी तो सरकार महंगाई करेगी तो कहाँ, किसका नुकसान है? गरीब का नुकसान है। अगर वही टैक्स का पैसा अच्छे से सरकार को दिया जाए और वही पैसा गरीबों पर लगा जाए तो कोई गरीब भूखा नहीं सोएगा, हर गरीब को हर चीज़ की सुविधा मिलेगी। मगर यहाँ पर है ना, ब्लैक का वाइट ज़्यादा होता है। मतलब यहाँ हेल्प के नाम पर लोग अपनी ही मदद कर रहे हैं, अपनी जेब भर रहे हैं, आपका ये कहना है? माँ यही है कि मतलब गरीबों को हक नहीं मिल रहा, सरकार का भी लॉस होता है ना। अगर सरकार को पूरा, अगर मेरे पास 10 करोड़ टैक्स में सरकार को पूरा दूंगा ना, तो सरकार उस पैसे से अच्छा करेगी। वो पैसा मैं दूंगा ही नहीं, एनजीओ वाले से कांटेक्ट करूंगा, वो वहाँ पर वाइट हो जाएगा तो सरकार तो वैसे ही गड्ढे में जाएगी ना। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया संजय जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो हमारे साथ थे हेल्प बाय गॉड के नाम से इनका अकाउंट है संजय जी, और वो किस तरह से लोगों की मदद करते हैं, उनकी क्या जर्नी रही है और कहाँ आज ये किस मुकाम पर आके खड़े हुए हैं, उनके लाइफ एक्सपीरियंसेस कैसे रहे हैं, दिल्ली में आने के बाद उनका सफ़र कैसा रहा, और हेल्प बाय गॉड आज जो 10 मिलियन फॉलोअर्स और 10 मिलियन लोग हेल्प बाय गॉड से जुड़े हैं, उनकी जर्नी कैसी रही, ये सभी चीज़ों पर हमारी बातचीत इनसे हुई है। उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो पसंद आई है। वीडियो पसंद आई होगी तो अपने कमेंट्स, अपनी राय ज़रूर हमें कमेंट्स बॉक्स में लिखिएगा, बताइएगा। फिलहाल की खबरों में बस इतना ही। बाकी की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म। धन्यवाद।